नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में छात्रों की आत्महत्या रोकने और कोचिंग सेंटर्स की जवाबदेही तय करने के लिए विधानसभा में बिल पेश कर दिया गया। डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को सदन के पटल पर रखा। इस बिल पर चर्चा और बहस के बाद मौजूदा सत्र में ही इसे पारित करवाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब इस बिल पर एक तरफ सरकार का पक्ष है, दूसरी तरफ कोचिंग संस्थानों का, छात्रों का पक्ष इनके बीच में कहीं फंसा हुआ है। सरकार कहती है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे ही पढ़ाना है, जबकि जनवरी 2023 में यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को 12 घंटे क्लास देना सुनिश्चित किया गया था। साथ ही लैब को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के लिए खुला रखना तय हुआ। अब क्या कोचिंग संस्थान यूजीसी के गाइडलाइन से इतर है या फिर कोचिंग और यूनिवर्सिटी में अंतर है, जबकि दोनों ही जगह एक ही उम्र के विद्यार्थी पढ़ते हैं। इससे भीतर किसी भी परीक्षा की तारीख को सरकार 2 से 3 महीने पहले तय करती है। क्या 5 घंटे के हिसाब से सिलेबस को पूरा करवाया जा सकता है? सवाल गंभीर है। वहीं दूसरी तरफ आंकड़ा कहता है कि जिन बच्चों ने आत्महत्याएं की वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ना कि नौकरी पाने की। तो क्या जो नौकरी के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं उनको भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने वालों के साथ ही जोड़कर रखा जाए? क्या इनको अलग अलग नहीं रखना चाहिए? राजस्थान कोचिंग हब है। पूरे देश में राजस्थान को कोचिंग फैक्ट्री कहते हैं। इससे इतर कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली या कहीं और पलायन क्या कर सकते हैं? यह भी एक गंभीर सवाल है, इसको सोचने की जरूरत, क्योंकि एक बड़ा राजस्व सरकार को कोचिंग सेंटर से आता है। वहीं बिल कहता है कि बच्चों का पोषण भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है। क्या वाकई में मुमकिन है? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 अलग अलग मुद्दे हैं। नियम कह रहा है कि बैच बनने के बाद किसी को प्रवेश नहीं दे सकते, लेकिन दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, इंस्टीट्यूट को बाकी का पैसा वापस करना होगा। अब छात्र के तौर पर मेरा सवाल है, अगर कोई बच्चा एक संस्थान को बीच में छोड़कर दूसरे संस्थान को ज्वाइन करना चाहता है और वो अपनी पढ़ाई को उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आगे कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? क्योंकि आप निर्देशित करें कि बीच बैच में बच्चा ज्वाइन नहीं कर सकता, तो क्या उसका साल खराब होगा? बिना इंस्टीट्यूट के उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी? यह बच्चे के नजरिए से गंभीर सवाल यह भी कि क्या वो इस परीक्षा की तैयारी के लिए अपने आप को अलग थलग महसूस करेगा? वहीं कोचिंग प्राधिकरण बोर्ड में जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, ना अभिभावकों को शामिल किया गया और ना कोचिंग संस्थानों से, जबकि सब कुछ तय अभिभावक और कोचिंग संस्थानों को करना है। सरकार को मॉनिटरिंग करनी है कि सब सही तरीके से चले। क्या वाकई में नियंत्रण के जरिए सब होगा? बच्चों के भविष्य का संरक्षण बेहद जरूरी है। यह भी सच है कि नियंत्रण भी जरूरी है, बच्चों का शोषण रोकना भी जरूरी है और बच्चों को आत्महत्या से रोकना भी जरूरी है। लेकिन क्या यह कानून ये सब कर पाएगा? अगर कोचिंग संस्थान संरक्षण से दूर होंगे, नियंत्रण के कठोरता के बंधन में बंधेंगे, खुद को शोषित महसूस करेंगे। आज बात इसी मुद्दे पर कि नए बिल से कितना बदलाव आएगा और नए बिल में कितने बदलाव की मांग की जा रही है। हमारे विद्यार्थी जो कोचिंग संस्थाओं में पढ़ते हैं, उन कोचिंग संस्थाओं पे कोई नियंत्रण नहीं था। इसको देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज हमने ये बिल प्रस्तावित किया है। तो नया बिल नया बदलाव लेकर आ गया है। नए बिल के अंदर बदलाव की जरूरत, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के डायरेक्टर दिलीप महेचा जी, हमारे साथ ऑल कोचिंग महासंघ की प्रदेश महासचिव डॉक्टर अजय अग्रवाल जी मौजूद हैं, हमारे साथ अधिवक्ता के तौर पर मोहित खंडेलवाल जी मौजूद हैं और रिटायर्ड आईएएस के तौर पर एके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे दिलीप जी आपके साथ, जरा बताइए, क्योंकि नया बिल नए बदलाव के लिए है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस नए बिल में कई बदलावों की जरूरत है? निस्संदेह हम वर्तमान में लोकतांत्रिक राज्य में रह रहे हैं और लोकतंत्र
का मुख्य उद्देश्य होता है पब्लिक वेलफेयर स्टेट, और जन कल्याणकारी राज्य के में रहते हुए सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो जनता का और सभी लोगों का के हितों की रक्षा करे, और उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार समय समय पे प्रयास करती है। और मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे भी सरकार की जो मंशा है वो निश्चित रूप से अच्छी रही है कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा कर सके। लेकिन इसके बावजूद हमें लगता है कि ये जो बिल पेश किया गया है, इस बिल में कई आशंकाएं हैं, तो इस बिल को कानून का रूप देने से पहले हमें उन आशंकाओं का निराकरण कर देना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये जो बिल है, इससे नौकरशाही को बहुत ज़्यादा शक्तियां मिल जाएगी, और नौकरशाही की ये जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण का हथियार जो है वो बन सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इस बिल को लाने का जो उद्देश्य था, जो मूल उद्देश्य था, वो ये था कि जो कई जगह पे कुछ बच्चों ने आत्महत्याएं की, जो कि बहुत ही दुखद है, और हम सबको इस चीज़ की बहुत चिंता है कि आत्महत्याएं जैसी चीज़ों को रोका जाना चाहिए। तो उस उद्देश्य से ये बिल लाया गया था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मूल उद्देश्य था इस बिल में, उसको एड्रेस नहीं किया गया है, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। क्योंकि आत्महत्याओं के पीछे जो मूल कारण होते हैं, सबसे पहले सरकार को उन कारणों की जांच की जानी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि किन कारणों से जो है वो आत्महत्या हो रही है, उसके अनुरूप फिर कुछ उपाय जो है किए जाने चाहिए। मैं बिंदुवार समझना चाहता हूं भाई, ऑब्जेक्शन क्या है? ये तो सच है कि भाई बच्चे वर्सेस शिक्षक का एक रेशो होना चाहिए, बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तनाव मुक्त एजुकेशन होनी चाहिए, कंपटीशन के लिए बराबरी के माहौल होने चाहिए, बच्चा बीच में छोड़ना चाहे, फाइनेंशियली क्राइसिस है तो उसको ये अधिकार होना चाहिए। आप किसके बारे में सजेशन चाहते हैं? किससे आपको लग रहा है कि भाई कोचिंग संस्थान खत्म हो जाएंगे? नहीं, मैं निश्चित रूप से आपकी इन सब बातों से सहमत हूं कि इन सब विषयों को जो है वो ध्यान में लिया जाना चाहिए, इन सब का समाधान जो है किया जाना चाहिए, इस पे विचार किया जाना चाहिए। लेकिन हमें सबसे पहले देखना चाहिए जो मूल उद्देश्य आत्महत्या वाला था, तो कौन से बच्चे आत्महत्या करते हैं। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दो तरह के होते हैं। एक जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, जैसे IIT, जी, नीट की जो तैयारी करवाते हैं, वो 12th पास बच्चे होते हैं, और उनमें ही सामान्यतः ये आत्महत्या वाली जो स्थिति है वो देखी जाती है। और दूसरे प्रकार के वो विद्यार्थी होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी प्राप्त करने के लिए जो कोचिंग करते हैं, तो इस कैटेगरी में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं उनमें हमने आज दिन तक जो है ये आत्महत्या वाली खबर आपने भी शायद जो है वो नहीं सुनी होगी। तो सबसे पहले इसका कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए, और अलग अलग कोचिंग टाइप की कोचिंग्स में समस्याएं भी अलग अलग होती है, तो इनके समाधान के लिए भी जो प्रोविजन है वो भी अलग अलग तरह के किए जाने चाहिए। ठीक है। डॉक्टर अजय अग्रवाल, क्या सरकार को सजेशन नहीं दिए गए कोचिंग महासंघ की तरफ से कि भाई ये होना चाहिए, ये हमारे साथ भी बातचीत कर दीजिए, उसके बाद इस ड्राफ्ट को तैयार कीजिए? सरकार ने समय रहते हम लोगों से सजेशन नहीं लिए, ये सरकार के लेवल पे कमी रही। शुरू में जो कोचिंग हब भी जो एक समस्या बनी, उसमें भी ये किया गया था कि सरकार ने, हमारा प्रस्ताव था कि कोचिंग हब लाया जाना चाहिए, तो इन्होंने लाए भी, लेकिन उसके अंदर वो आज की तारीख में सक्सेस इसलिए नहीं हो पाया कि उन्होंने जो दूसरा पहलूगत सरकार ने ये किया था कि हम इसकी दर जो है निश्चित करेंगे, वो आपकी सहमति से करेंगे और ये एक रियायती दर पे करेंगे। लेकिन उन्होंने उसको रियायती दर पे नहीं करके और उन्होंने उसको मार्केट रेट पे कर दिया, जिससे कि कोई भी कोचिंग संचालक उस वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, और आज वो एक तरीके से खंडर पड़ा है और उसको सरकार दूसरी तरफ दूसरे उद्देश्यों के लिए यूज करने की सोच रही है। जबकि इतना बढ़िया विश्व स्तर का इन्होंने कोचिंग हब बनाया गया था, जिसको कि अगर ये रियायती दर पर, सही दर पर देते, या इसको लीज पर देते या किस्तों पर देते, तो शायद ये डेवलप होता और कोचिंग संस्थानों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता, बच्चों को भी मिलता। और सबसे बड़ी बात है, एक सुविधा इस तरीके की मिलती कि एक ही जगह पर सब तरीके की क्लासेज मिल जाती है। आज ये होता है बच्चा एक बार इस पॉइंट पर जाता है, उसके बाद में 1 किलोमीटर दूसरे पॉइंट पर जाता है, और उसका जाने में बहुत समय भी खराब होता है और टीचर का भी समय खराब होता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को, सुझाव को जो सरकार ने नहीं माना, उस वजह से एक ये परेशानी भी आ रही है। और जो बिल को लेकर के आपका सवाल है, उसके अंदर स्पष्ट बात यह है कि बिल के अंदर मंशा सही है, लेकिन जो महेचा जी ने कहा कि उसका इम्प्लीमेंशन और उसके जो डायरेक्शंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं निस्संदेह कुछ कमियां हैं, जिनको कि संस्था के लेवल पे और संगठनों के लेवल पे और जो कोचिंग संस्थान हैं उनके कहीं ना कहीं उनके बिहाफ पे लोगों को बुला करके इसको
बहुत अच्छे लेवल पर चर्चा करनी चाहिए थी, जिससे कि इसमें कोई कमी नहीं रहती और आज ये स्थिति नहीं आती कि लोगों को इसके अंदर संकोच हो रहा है कि ये इंप्लीमेंट कैसे होगा। ए.के. सिंह साहब हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। कई पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के दौरान उन्होंने भी इन सब समस्याओं को देखा होगा। ए.के. सिंह साहब, क्या वाकई में मुमकिन है कि एक मासिस के लिए एक ड्राफ्ट तैयार हो जो लाखों बच्चों को, पूरे एक एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करे? क्या वाकई में संभावना है कि उस ड्राफ्ट को करने के दौरान सजेशन ही ना लिए गए हों, या वो प्रबुद्धजन मौजूद ही ना रहे हों जो अंदर की समस्याओं को समझते हों? ये मुमकिन है? विजेंद्र जी, आपको, आपके दर्शकों को, जो को पैनलिस्ट हैं, सबको नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, प्रथम दृष्टया मैं ये नहीं मानता कि राज्य सरकार ने विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन नहीं किया होगा। ये जरूर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन नहीं हुआ हो, या कुछ जो कॉम्पिटेंट लोग थे उनसे कंसल्टेशन नहीं किया गया हो, लेकिन मेरे पास जो सूचना भी है और मेरा मानना भी है कि राज्य सरकार ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ जो है इंटरेक्शन किया है और उसके बाद ही इस बिल को लाया गया है। ठीक। देखिए, जो सारे प्रश्न आपने पूछे हैं और जो टिप्पणियां आई हैं हमारे को पैनलिस्ट के द्वारा, उसके बारे में उसे एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में समझने के लिए एक दो चीजें आवश्यक हैं। देखिए, ये जो सेवा की बात है, ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है एक विशेष प्रकार के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि अगर इसकी तुलना आप करेंगे कि भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा इस तरह के जो नियामक बनाए गए हैं, सेवा प्रदान करने से संबंधित जो नियामक बनाए गए हैं, जैसे कि विद्युत नियामक है आपका, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी या टेलीकॉम नियामक है, रियल इस्टेट के लिए है, रियल इस्टेट नियामक वगैरह जो बने हुए हैं, तो उनको मद्देनजर देखते हुए ही आपको इस पर्टिकुलर जो नियामक है और उसकी एनालिसिस करनी चाहिए। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि एक तो इस बात से मैं सहमत हूँ पूरा का पूरा कि विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस के लिए जो है एक ही प्रकार की, मतलब कि जो नियामक में लाया गया, सारे नियम कानून एक ही तरह के हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और चूंकि बिल अभी असेंबली में रखा गया है, इसे पास नहीं किया गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो, जैसे कि आपके यहाँ से भी टेलीविजन जो लोग देखते हैं, सरकार देखती है, यहाँ से भी कुछ जाएगा, इनपुट जाएगा, और जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए वहाँ पे, वो भी जब इनपुट देंगे तो इसमें जरूर इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। कोर इशू जहाँ की इम्प्रूवमेंट होने की आवश्यकता है, एक तो ये है जो कि हो गया कि शायद एक डिवीजन करना पड़ेगा अपने को, विभिन्न प्रकार की जो कोचिंग दी जाती है, ठीक, राइट, विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए वगैरह वगैरह। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, आपको सामान्य शिक्षा और कोचिंग में आपको अंतर करना पड़ेगा। समान शिक्षा मतलब पढ़ाना, और कोचिंग का मतलब होता है गढ़ना। तो किसी बच्चे को पढ़ाना और किसी को बच्चे को गढ़ना, इसमें आपको अंतर जब तक आप नहीं समझेंगे, तो या तो ये नियामक में कितने भी आप नियम कानून बना दें, अगर इसको आप एड्रेस नहीं करेंगे कि पढ़ाने और गढ़ने में क्या अंतर है, तो फिर आप, मतलब कि मेरे हिसाब से अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। मैं उसका एक आप उदाहरण इसी संदर्भ में उदाहरण देना चाहूंगा कि जहां तक कि फैकल्टी की कॉम्पिटेंस की बात है, उसकी बात तो की गई है, लेकिन सिर्फ ये कहा गया है कि फैकल्टी जो है पोस्ट ग्रेजुएट होगी। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज में आप देखेंगे कि जो फैकल्टी होती है, अगर सिर्फ यही क्राइटेरिया आप रखते हैं और अन्य कोई क्राइटेरिया आप नहीं रखते हैं उसकी दक्षता के लिए, तो कोई फायदा नहीं है। आप देखेंगे कि अधिकांश इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पे जो फैकल्टी है पढ़ाने वाली, वो लोग हैं जो कि 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा दी है और वो फेल कर गए हैं। ठीक है। तो सिर्फ एक क्राइटेरिया अगर होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन ये है, तो फिर वो नहीं होगा। देखिए, आपको ये समझना, दूसरी बात क्या है जो कि मैं बात कह रहा हूँ कि पढ़ना और गढ़ना। देखिए, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, खास करके जो कि सिविल सर्विसेज के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे कि सामान्य शिक्षा होती है, जैसे कि 10th, 11th, 12th या ग्रेजुएशन में क्यों पढ़ाना शुरू करते हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट वगैरह वगैरह। तो ये प्रणाली, शिक्षा की प्रणाली जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं होनी चाहिए। यहाँ प्रणाली ये होनी चाहिए कि पहले बच्चों को आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले बता दें कि 1 महीने के बाद ये क्लास होने वाली है, उसके लिए आपको ये चीज पढ़नी है, उसको आप रीडिंग मटेरियल दे दें और आपके जो प्रश्न है पहले से वहां भेज दें आप,
ठीक। और नहीं भी भेजते हैं तो 1 महीने के बाद जो क्लास होगी वो इंटरैक्टिव क्लास होगी, ताकि आपको गढ़ा जाए, आपकी जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको ये किया जाए। जो सबसे बड़ी बात है इसमें जो मिस कर रही है, सबसे बड़ी बात, देखिए हर एक अभिभावक चाहता है कि मतलब कि उसका बेटा। देखिए सिंह साहब, मेरे पास बहुत सवाल हैं सर, थोड़ा संक्षिप्त में हम बात कर सकते हैं? हाँ, मैं तीनों मूल जो बिंदु है मैं उसी पे आपको बोल रहा हूँ, ताकि बाकी प्रश्नों को आपको उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मूल बिंदु है। बोलिए। तीसरा जो मूल बिंदु ये है कि देखिए, अब उदाहरण के लिए आप देखिए पूरे IITs में टोटल एडमिशन पूरे वर्ष में करीब 16,000 होते हैं, ठीक। राइट? उसमें कोटा से अगर आप देखेंगे तो करीब 2,500 लड़के जाते हैं, ठीक। वहां ट्रेनिंग कितनी ले रहे हैं? 2.5 लाख ले रहे हैं। तो एक जो बच्चों को कोचिंग दी जानी है उनका भी एक पहले से एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है या बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए, ठीक, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले। और इस बात से मैं एग्री करता हूं सर, मैं आपकी 100% एग्री करता हूं, क्योंकि कई बार बच्चा का IQ लेवल उस तरीके का होता ही नहीं है और वो फिर भाग रहा होता है, अंत में डिप्रेशन में आ जाता है। मोहित खंडेलवाल हमारे साथ है। मोहित, क्योंकि जो भी कानून बन रहा होता है हमारी सदन बना रही होती है और उसमें विचार विमर्श के बाद ही बन रहा होता है। अब मैं उस प्रोसीडिंग में नहीं जाता कि विचार विमर्श किस तरीके से होता है, नहीं होता, लेकिन एक बार कानून बन जाता है तो सबको लागू करना है, संशोधन तो बाद में भी होते रहते हैं। जी देखिए सर, जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है मेरी तरफ से वो गवर्नमेंट के एक सराहनीय कदम है। सरकार ने एक बिल का मसौदा बनाकर पार्लियामेंट विधानसभा में पेश किया है। विधानसभा में सारे मेंबर्स जितने भी हैं वो अपने इनपुट्स पर देंगे, इस पर डिस्कशंस होंगे, जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स होंगे जो इस स्तर पर करने होंगे वो किए जा सकते हैं। पर मेरा जो प्राइवेसी बिल को पढ़ के रुख है, मेरा मानना है कि बिल कॉम्प्रिहेंसिव है। बिल स्पेसिफिक रेगुलेशंस एंगेज नहीं करता, बिल जनरल गाइडलाइंस की बात करता है कैसा वो कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट करने हैं। वो रेगुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी है, वो करिकुलम के रिगार्डिंग भी है और वो मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग भी है। और ये जो रेगुलेशंस बनाए गए ये पहली बार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024 में भी ऐसे रेगुलेशंस दिए थे। जहाँ पे मैं सरकार की तारीफ करना चाहूँगा कि सरकार ने सिर्फ रेगुलेशंस ही नहीं बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटी भी गठित की है। जो स्टेट लेवल कमेटी है और जो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ है उनको ये टास्क दिया गया है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। और जो ये कमिटीज़ है ये सिर्फ स्टेक होल्डर्स से पर्टिकुलर सेक्टर से नहीं आते, इसमें आपने सारे ही सेक्टर्स से, चाहे से वो गवर्नमेंट हो, चाहे से वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, कोचिंग सेंटर्स हो या फिर बच्चे हो, उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा है और आपने कॉम्प्रिहेंसिव कमिटीज़ बनाई है जो कि इस एक्ट की मंशा को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जिसको वेलकम करना चाहिए। ये ना तो कोचिंग सेंटर्स को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिलीप जी ने तो शायद ये कहा भी कि भाई उस कमेटी के बोर्ड के अंदर तो है नहीं, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हैं। देखिए कोचिंग संस्थान से कोई नहीं है, देखिए अभिभावक से कोई नहीं है। देखिए जहाँ तक मैंने सेक्शन 3 और सेक्शन 6 पढ़ा है उसमें 2 मेंबर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के और 2 मेंबर्स इस बच्चों की तरफ से होना अनिवार्य है बोर्ड में। जी बिल्कुल, जो एक्ट में क्लियरली, जो बिल में क्लियरली मेंशन्ड है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव है और ना सिर्फ स्टेट अथॉरिटी में, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भी है। जो स्टेट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उनको अधिकार दिया गया है कि आप 2 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स को आप इसमें रखें और 2 बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव्स को रखें, और ऐसा ही अधिकार डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चेयरमैन को भी दिया गया है। तो मेरे हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव है। और जहाँ तक बात है, ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ये कोई पीनल प्रोविजन इम्पोज नहीं करता। ये कोचिंग सेंटर्स के मालिकों को या उनके जो मैनेजर्स हैं उनको जेल भेजने की बात नहीं करता। इसमें अगर आप पेनल्टी भी देखेंगे तो सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी है, फर्स्ट टाइम 2 लाख, सेकेंड टाइम 5 लाख और फिर सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। तो इसका उद्देश्य कोचिंग सेंटर्स ऑफ लाइसेंस कितने वक्त के लिए से कैंसिलेशन उसमें हो सकता है, तो कमिटी जो कैंसिलेशन कर सकती है इसके अंदर। मैं करेक्ट करता हूँ, कैंसिलेशन है, सस्पेंशन नहीं है। तो कैंसिलेशन अगर आपको एग्रीव्ड है तो उसके लिए अपील अथॉरिटी बनाई गई है, आप उसकी अपील भी कर सकते हैं। तो कोचिंग सेंटर्स को भी सफिशिएंट रेमेडी दी गई है और ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है कि उन पे आप पीनल एक्शन ले रहे हैं या उन्हें जेल भेज रहे हैं। देखिए मुद्दा सुसाइड का था, तो यहाँ पे सुसाइड के लिए सिर्फ कोचिंग सेंटर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा, इसके मल्टीपल फैक्टर्स और भी है। इसलिए बिल में कहा गया कि आप साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करेंगे, आप काउंसलर्स अपॉइंट करेंगे, और उसके अलावा भी जो और लॉज है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो सुसाइड्स को रोकने का काम कर रही है। नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट डाला गया है कि भाई पोषण भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही तय करेंगे बच्चों का कि खाना क्या है। जी देखिए, वो इसलिए किया गया है, वैसे तो इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा और वो इसके रूल्स बनने हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, पर जो मेरे हिसाब से इसका उद्देश्य है वो ये है कि जैसे आप अगर कोटा की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे देश के विभिन्न कोनों से आके यहाँ पर रहते हैं, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो उनके ओनर्स है, वो इनके लोकल गार्जियन है। तो ऐसी स्थिति में लोकल गार्जियंस की ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करे ना सिर्फ बच्चों की अच्छी पढ़ाई
बच्ची, बल्कि उनकी अच्छी वेलबींग भी, क्योंकि अगर वेलबींग होगी तभी वो अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। दिलीप महेजा जी हंस रहे हैं, क्या हुआ दिलीप सर? आपको लग रहा है कि भाई सब कुछ आपके ऊपर डाल दिया जा रहा है इस बिल के जरिए? हाँ, मुझे यही लग रहा है। मैं पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर दें, उसके बाद मैं इस पर आऊँगा। देखिए, ये कानून की मंशा है, इस मंशा को किस हद तक धरातल पर उतारा जा सकता है, ये एक प्रश्न है, जो कि जब रूल्स आएंगे उसके हिसाब से हम देखेंगे कि सरकार इसको इंप्लीमेंट कैसे करना चाहती है। पर आज की तारीख में मंशा क्लियर है कि सरकार चाहती है कि कुछ जिम्मेदारी कोचिंग सेंटर्स ले और बच्चों की बेहतर के लिए वो काम करे। दिलीप जी, आपको लग रहा है कुछ नहीं, यहाँ शायद सारी जिम्मेदारी कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेना? वैसे तो आप तो खुद ने शुरुआत में ही स्वीकार कर लिया था कि ये जो पोषण की जिम्मेदारी दी गई है इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। आपने शुरुआत में शायद ये इसको कन्फेस कर लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज़्यादा इसमें कुछ कहने की ज़रूरत है। दूसरा, आपने कहा कि रेगुलेशन जो है, इसका रेगुलराइजेशन ज़रूरी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1991 से पहले हमारे देश के अंदर लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज, ये दो टर्म्स जो है वो चलती थी। और आज भी हम इस चीज़ को मानते हैं कि लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज की वजह से हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, आर्थिक सुधार जिन्हें कहते हैं, उन आर्थिक सुधार इसीलिए कहते हैं कि वो लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज हमने समाप्त किया था। और वर्तमान में अगर आपको शराब की फैक्ट्री खोल ली है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर आपको तंबाकू प्रोडक्ट बनाने हैं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर आपको हथियार बनाने हैं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये जो बिल है इसमें जो प्रोविज़न है कि अगर आपको कोचिंग संस्थान खोलना है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार का। तो ये तो एक वैसी वाली बात हो गई कि आपने कोचिंग संस्थानों की तुलना शराब फैक्ट्री से, तंबाकू फैक्ट्री से या हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री के साथ जो है कंपैरिजन कर दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस बिल में कोचिंग संस्थानों के प्रति किस तरह का दुराग्रह जो है वो रखा गया है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं हमें इस चीज़ को निस्संदेह कोचिंग संस्थानों के संचालन में बहुत सारे दोष और कमियां होंगी और उन्हें दूर किया भी जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि कोचिंग संस्थानों का हमारे समाज में सकारात्मक योगदान भी है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके परिवार से भी और हमारे जो दर्शक हैं इनके परिवार से भी जो बच्चे हैं वो कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, या तो अभी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कि मेरा बच्चा इस क्लास में आ गया है तो आगे जाके किस कोचिंग संस्थान में मुझे उसको एडमिशन दिलाना है। तो इससे प्लीज़, तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोचिंग संस्थानों के लिए कोई नियम बनाए, कायदे बनाए, तो उन पे नियंत्रण करने के साथ साथ उनके समाज में सकारात्मक भूमिका बढ़ कैसे सकती है इस पे भी जरूर जो है वो ध्यान दें। क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है दिलीप जी, 5 पॉइंट आप ऐसे बताइए जिन पर सरकार को और ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। लास्ट फैसला तो, अंतिम फैसला सरकार का है, कानून अगर बन जाएगा तो सबको फॉलो करना है, लेकिन कानून बनने से पहले वो 5 पॉइंटर कौन से हैं जिन पर आप चाहते हैं कि और गहनता से मंथन हो? मेरा तो यही चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि वर्गीकरण किया जाना चाहिए, अलग अलग तरह की कोचिंग संस्थान है। दूसरा पंजीकरण की और ये जो लाइसेंस राज है इसकी पुनर्स्थापना जो है वो नहीं की जाए। तीसरा, नौकरशाही को इतनी ज़्यादा शक्तियाँ न दी जाए कोचिंग संस्थानों पे कि उनका जो है वो शोषण का हथियार बन जाए ये। और चौथा, मैं ये कहूँगा कि कोचिंग संस्थाओं के सकारात्मक विकास के लिए सरकार कुछ और सकारात्मक स्टेप्स उठाए कि और राजस्थान जो कि वैसे पहले से ही पूरे देश में कोचिंग संस्थानों का हब बना हुआ है और पूरे देश के जो विद्यार्थी है वो राजस्थान पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो और ज़्यादा राजस्थान की जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा फले फूले कैसे, क्योंकि चौथा पॉइंट बताइए। हाँ, और पांचवा, निसंदेह जो है शिक्षा में सकारात्मक क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए उसके ऊपर जो है प्रोविजन किए जाए। सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, 5 घंटे का राइडर लगाया गया है, वो सही है या सही नहीं है? बिल्कुल ही सही नहीं है वो 5 घंटे का, क्योंकि जैसे अभी का मैं एग्जांपल दे दूं कि अभी आरपीएससी ने आरएस प्री का रिजल्ट जो है वो भी डिक्लेयर किया 1 महीना पहले, और 2 महीने बाद ही 2-3 महीने बाद ही इसका मेंस एग्जाम है और करीब 4 महीने का समय दिया गया है। और आरएस का जो सिलेबस है मेंस का वो हम खुद पढ़ाते हैं तो हमें पढ़ाने में करीब 18 महीने लग जाते हैं उस सिलेबस को कंप्लीट करवाने में। तो अब जो बच्चा हमारे पास आया है 4 महीने में हम 18 महीने का सिलेबस कैसे कंप्लीट कराएंगे अगर हम केवल 5 घंटे पढ़ाएंगे? मेरे पास वक्त की कमी। AK सिंह साहब, एक और सवाल मेरा आपसे है सर, वक्त की बहुत कम बाध्यता है क्योंकि मेरे पास लगभग 2 मिनट बचे हैं। एक सवाल है कि इसमें एक राइडर है सर कि बच्चा बीच में अगर छोड़कर जाना चाहे तो वो बच्चा जा सकता है, बिल्कुल वेलकम होना चाहिए, उसकी बची हुई फीस भी रिफंड होगी, ये भी होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और राइडर है सर कि बीच बैच में कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर सकता। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि एक बच्चा अगर छोड़ के जाना चाह रहा है जहां वो सेटिस्फाई नहीं है एजुकेशन से और वो दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता है, तो ये कैसे संभव होगा सर?
हाँ, ये प्रथम दृष्टया एक त्रुटि दिखती है, इसका समाधान निकाला जा सकता है और मैं सोचता हूँ कि शायद संशोधन होगा तो उसमें होगा। लेकिन चूंकि आपने 2 मिनट का टाइम दिया तो मैं 1 मिनट का समय लूंगा 2-3 बिंदुओं पे टिप्पणी करने के लिए। पहली जो बात हो रही है, डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में। लाइसेंस में कई चीजें होती हैं कि आप इतने बच्चों को पढ़ा सकते हो, इतना विद्युत पैदा कर सकते हो, इतना मोटरसाइकिल बना सकते हो, इतना सीमेंट पैदा कर सकते हो, इतना लोहा पैदा कर सकते हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अवश्य है। दूसरी बात, ये जो 5 घंटे की बात हो रही है, मैं सोचता हूं कि 5 घंटे का समय बहुत ज्यादा है। ये भी ज्यादा है। अब बच्चों बहुत ज्यादा। एक बच्चे को 2 घंटे से ज्यादा कोचिंग नहीं देनी चाहिए प्रतिदिन। कोचिंग का आप समझे नहीं कि सिंह साहब, बच्चे के पास बच्चे के पास 2 महीने हैं पूरा सिलेबस कवर करना है, कैसे मुमकिन होगा? आप मुझे समझाने दीजिए आप मुझे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पढ़ाना या पढ़ना और गढ़ाना में अंतर है। ये सामान्य शिक्षा को आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट थोड़ी पढ़ाने जा रहे हैं। आप पहले से बच्चों को जो है, देखिए 2 घंटे पढ़ाने का मतलब ये होता कि बच्चा कम से कम उस पर 4 घंटा या 6 घंटा सोचे कि क्या पढ़ाई गई है, इसका तात्पर्य क्या है, इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। अगर बच्चों को कह रहे हैं कि 5 घंटा पढ़ाएं आप, आधा घंटा 1 घंटा आने जाने का, 7 घंटे तो उसके हो गए। और भी कुछ काम करेगा बच्चा, खेलेगा कूदेगा, तो वो बाद में पढ़े। 5 घंटे की पढ़ाई के लिए उसको कम से कम 15 घंटा चाहिए। एक तीसरी और लास्ट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, लास्ट बस, हाँ, ये बड़े बड़े पोस्टर तो जरूर लगा देते हैं कि हमारा ये सफल रहा कैंडिडेट। ये सही है। इन पे बाध्य होना चाहिए कि इन्होंने पूरे साल इस पे मैं एग्री करूंगा कि भाई ये बताएं कि कितने % फेल हुए, ये होना चाहिए। इतने सफल हुए, इतने % जो है असफल रहे। बिल्कुल सर, ये होना चाहिए। अजय अग्रवाल जी, भाई इस पर तो मैं भी एग्री करूंगा। अब 5 फोटो लगा देते हैं कि देखिए हमारे यहां इसने रैंक इतनी ली, इसने इतनी ली, इसने इतनी ली, लेकिन ये नहीं बताते कि 1 लाख में से 99,950 बच्चे असफल रह गए। ये भी तो आंकड़ा बताना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए। ये मार्केटिंग का पार्ट है, इसमें सुधार होना चाहिए। सरकार थोड़ा बहुत सुधार इसलिए होना चाहिए कि भाई आपका कितना एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, सक्सेस रेशियो तो तय हो। स्टूडेंट्स को पता पड़ना चाहिए, पेरेंट्स को पता पड़ना चाहिए। एक लाइन में ये सर, आप वाला जो पॉइंट है वो स्कूल और कॉलेज में जहां मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने होते हैं वहां तो सही बैठता है, वहां लागू होता है कि आप कितने बच्चे आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ला पाए हैं और बाकी ना ला पाए, इसका मतलब आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। और लेकिन यहाँ पे तो जब RAS की वैकेंसी 1000 है तो 1000 ही पास होंगे, 2 लाख लोग एग्जाम देंगे तो बाकी तो जो है वो फेल ही होंगे। इसलिए यहाँ पे ये पैरामीटर्स जो है यहाँ लागू नहीं किया जा सकता कोचिंग संस्थानों में कि कितने लोग असफल हुए। आपको लग रहा है कि भाई और मंथन अभी इस पे होना चाहिए या फिर एक बार ड्राफ्ट का कानून का रूप हो जाए, फिर सब बैठकर संशोधन जैसी समस्या है उसको हिसाब से संशोधित लॉ हमेशा इवॉल्विंग होता है। जैसे ही इंप्लीमेंट होगा, जो समस्या आएगी उसको आप अमेंडमेंट करके चेंज कर सकते हैं, रूल से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है रेगुलेशंस की, इस देश में स्कूल भी रेगुलेटेड है, यूनिवर्सिटी भी रेगुलेटेड है, कॉलेज भी रेगुलेटेड है। जब वो रेगुलेटेड है तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, आप स्कूल के पैरेलल एक बॉडी खड़ी कर रहे हैं, तो इसको अनरेगुलेट कैसे छोड़ सकते हैं आप? आपको इससे भी रेगुलेट करना पड़ेगा। जब स्कूल पे इतने कानून कायदे हैं तो ये कोचिंग सेंटर्स जो बच्चों के जीवन को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, जो भी होता है, इनको भी आपको रेगुलेट करना पड़ेगा और एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी बनाने के लिए जरूरी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। AK सिंह साहब आपका भी शुक्रिया, अजय अग्रवाल जी और दिलीप महेचा जी आपका भी शुक्रिया। जो भी कानून बनता है उसके मूल में एक चीज महत्वपूर्ण होती है और वो होती है सभी के हित में उसका होना। छात्रों के हित के लिए ये जो कानून बनाया जा रहा है उसमें सरकार का हित भी होना चाहिए, छात्रों का हित भी होना चाहिए और साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी, क्योंकि जब तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी बच्चा सबसे ज्यादा तनाव मुक्त होकर सक्सेस होगा। तो नई बिल में कितने बदलाव ये भी देखिए और कितने बदलाव होने चाहिए ये भी देखते जाइए। नमस्कार।